हार्दिक स्वागत है। आवाज आ रहा है सर यूट्यूब का? डॉक्टर मनोरमा सिंह जी का हार्दिक स्वागत है। हाँ नमस्कार, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 1-2 मिनट में हम थोड़ी सी तकनीकी अड़चन दूर होते ही हम आरंभ कर देंगे। जी मेरे में तो आ ही नहीं रहा। यूट्यूब दिख नहीं रहा है क्या मैडम? हेलो, हाँ दिख रहा है मैडम, बहुत बहुत बढ़िया। सर दिसेल का कोणतं दिसेल ना म्हणजे थोडासा चालू ना गूगल मीट दिसेल का? गूगल मीट दिसा अरे काय कमाल आहे. शिवाजीला फोन लावला असा इंबडी करून गेला त्याने. तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट येवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव एवं धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में मैं संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव अंचल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। 1-2 मिनट में गूगल मीट की मीटिंग यूट्यूब पर जैसे ही शुरू हो जाएगी हम आरंभ कर देंगे। इस तरह कह सकते हैं मुझे गूगल मीट यूट्यूब पर लगा। ठीक है, हमारी तकनीकी अड़चन दूर हो चुके हैं। अब हम आरंभ करने मैडम लेके समझो सर। के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी, ये 8वीं अंतर्राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी है। इसका शीर्षक है भारतीय कला ज्ञान परंपरा में डॉक्टर आनंद केंटिश मुत्तु कुमार स्वामी जी का योगदान। और इसी अवसर पर आज राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, जो हमारी 13वीं राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता है, जिसका विषय दिया गया था कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और हिंदी भाषा, इस निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा आज हो रही है। आज 10 जनवरी विश्व हिंदी दिन। इस उपलक्ष्य में जो आयोजन किया गया है, इसमें विषय प्रवर्तक के रूप में डॉक्टर मनोरमा सिंह जी झारखंड से उपस्थित हैं। आभासी रूप में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र
पांडेय जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं। साथ ही साथ विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर मोहनकांत गौतम जी लाइडेन नीदरलैंड से उपस्थित होंगे थोड़ी देर में। और हमारे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य आदरणीय प्राध्यापक श्री अशोक रामचंद्र जी गोरे यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के समन्वयक एवं रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मकरंद श्रीपाद चौधरी जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर संजय वेंकटराव जोशी जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे महाविद्यालय के अलग अलग विभागों में कार्यरत सभी अध्यापकों का भी मैं स्वागत करता हूं। विशेष करके इस समय जिन्होंने इस YouTube लाइव, गूगल लाइव के लिए बहुत तकनीकी सहायता की है, ऐसों में इस समय गणित विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुहास पाटिल जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप में हमारे प्राचार्य इस समय किसी तकनीकी कार्य के लिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जा चुके हैं। उनके साथ ही हमारे तकनीकी सहायक डॉक्टर शिवाजी खड़के जी भी उनके साथ हैं, डॉक्टर अनिल देवकर जी भी उनके साथ हैं। अभी तक ये जो तामझाम जिन्होंने रचा है, इनमें वनस्पति शास्त्र विभाग के श्री प्राध्यापक अभय शिंदे जी, मेरे विभाग के ही, हिंदी विभाग के ही डॉक्टर तृप्ति सोनवनी मैडम जी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ YouTube एवं गूगल मीट पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम भारत माता की प्रतिमा का पूजन करके कार्यक्रम आरंभ करेंगे। मैडम, मैं आदरणीय प्रभारी प्राचार्य प्राध्यापक श्री अशोक गोरे जी से सविनय प्रार्थना करता हूं कि वे भारत माता की प्रतिमा का पूजन करें। हमारे महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के अध्यापक प्राध्यापक श्री डॉक्टर मकरंद चौधरी जी भी यहाँ प्रतिमा पूजन कर रहे हैं। मैं हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर संजय जोशी जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि अभी भारत माता की प्रतिमा का पूजन करें। सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मैं प्रभारी प्राचार्य अशोक गोरे जी, आंतरिक गुणवत्ता शाश्वती प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर मकरंद चौधरी जी, हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर संजय जोशी जी, इन सब से अनुरोध करता हूं कि स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम हम वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना से इस 8वीं संगोष्ठी का आरंभ कर रहे हैं। ओम आब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योति व्याधि
महारथो जायताम द्रोभिर्धेनुरूढ़ा नड्वा नाशुः सप्तः पुरं धियोषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यौ न औषधयः पचन्तां योगक्षेमो न कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय एवं धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव के संयुक्त तत्वावधान में आज हम 8वीं अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में हमारे संस्था चालक आदरणीय संस्था सचिव आदरणीय एडवोकेट मिलिंद जी पाटिल, कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री शेषाद्री अन्ना डांगे जी, आदरणीय डॉक्टर अभय शाहपुरकर जी, आदरणीय श्री कमलाकर पाटिल जी, हमारी संस्था माता आदरणीय रेखाताई महाजन जी, हमारे संस्था की अध्यक्षा पूर्व सांसद आदरणीय पूनम प्रमोद जी महाजन, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गुणवंत चौधरी जी, हमारे महाविद्यालय के इस समय जिनकी ओर आज का महाविद्यालय का प्रभार है, ऐसे समाज विज्ञान समाज शास्त्र के विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी प्राचार्य आदरणीय हमारे महाविद्यालय में जो आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ IQAC है, उसके समन्वयक एवं रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मकरंद श्रीपाद चौधरी जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय वेंकट जोशी जी, साथ ही साथ हमारे धाराशिव हिंदी परिषद के हमारे अलग अलग पदाधिकारी गण, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत शब्द सुमनों से करता हूं। हमारे धाराशिव शहर के ही अन्य जितने भी धाराशिव हिंदी परिषद के अध्यापकगण हैं, रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर केशव क्षीरसागर जी, तेरना महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनघा तोड़करी जी, आप सभी का मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं और प्रतिमा पूजन एवं स्वागत सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे प्राचार्य जी को। सबसे पहले हम हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय जोशी जी से विनती करता हूँ कि वे प्रभारी प्राचार्य आदरणीय अशोक गोरे सर जी का पुष्प स्तबक एवं स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करें। धन्यवाद सर। इसके उपरांत संजय जोशी जी से प्रार्थना करता हूं कि वे पुष्प स्तबक और स्मृति चिन्ह से हमारे महाविद्यालय के अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ के समन्वयक आदरणीय डॉक्टर मकरंद श्रीपाद चौधरी जी का स्वागत करें। मैं सुहास पाटिल जी से विनती करता हूं कि आप पुष्प स्तबक और
स्मृति चिन्ह दे करके हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय वेंकटराव जोशी जी का स्वागत करें। मैं जोशी सर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग की नई अध्यापिका डॉक्टर तृप्ति सोनवणी जी का भी स्वागत पुष्पस्तबक और स्मृति चिन्ह देकर करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में श्रोता के तौर पर, प्रत्यक्ष श्रोता के तौर पर धाराशिव आर्य समाज धाराशिव के क्रियमान सदस्य आदरणीय सुरवसे जी यहाँ पधारे हैं। मैं जोशी सर से विनती करता हूँ कि वे उनका स्वागत करें, पुष्पस्तबक देकर के स्वागत करें। आइए आइए। इस सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस छोटे से स्वागत सत्कार के उपरांत प्रमुख संयोजक तथा जिनके मार्गदर्शन और नियोजन से हर वर्ष यह वेब संगोष्ठी तथा निबंध प्रतियोगिता संपन्न होती है, वे महाविद्यालय के प्रमुख हिंदी विभाग के मार्गदर्शक मेरे मित्र ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार वाइत्रा जी का हम यहाँ पर सत्कार कर रहे हैं। आज के महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्राध्यापक अशोक गोरे जी के हाथों से। इसके उपरांत प्रस्तावना के रूप में मैं स्वयं हमारे महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय एवं इस संगोष्ठी का भी परिचय देने का प्रयास कर रहा हूं। तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एवं संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव का हिंदी विभाग सन महाविद्यालय के प्रारंभ से ही दिनांक 21 अगस्त 1999 से आरंभ हुआ है और तब से लेकर के अब तक हिंदी विभाग के द्वारा अनेक उपक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारे महाविद्यालय में यानी हमारा महाविद्यालय आदरणीय प्रमोद महाजन जी के पिताजी अर्थात जो एक बहुत बड़े शिक्षक थे, उनके नाम से वेंकटेश महाजन जी के नाम से आरंभ किया गया है। हमारे महाविद्यालय में हिंदी विभाग का आरंभ महाविद्यालय के आरंभ से ही शुरू हुआ है। तब से लेकर के आज तक मैं और मेरे विभाग प्रमुख डॉक्टर संजय वेंकटराव जोशी जी इस विभाग में कार्यरत हैं और हमारे हिंदी विभाग में हमारी छोटी बहन डॉक्टर तृप्ति सोनवणे जी भी इस वर्ष हमारे कार्य में हमारी सहायता करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। हमारे महाविद्यालय की ओर से आज तक बहुत सारे उपक्रमों का आयोजन किया गया है। परिणामतः इस महाविद्यालय को नैक अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद द्वारा तृतीय चक्र में B+ ग्रेड प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ का अनुदान प्राप्त हो चुका है और हम अगले अनेक वर्षों में इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय की बहुत बड़ी बौद्धिक उपलब्धि यह है कि हमारे महाविद्यालय में
जो अलग अलग विभाग हैं, विशेष करके हमारे महाविद्यालय के रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं अभी अभी प्राणी शास्त्र विभाग, इन 3 विभागों के अध्यापकों को क्रमशः तुपसमिंदर सर, लक्ष्मण चिखले सर एवं जयकुमार शामराज सर जी को भारत सरकार के द्वारा अपने स्वत्वाधिकार में पेटेंट की प्राप्ति हो चुकी है। हमारा महाविद्यालय अलग अलग उपक्रमों में बहुत बड़ा काम कर रहा है। जहाँ तक हिंदी विषय का प्रश्न है, हिंदी विभाग के द्वारा अब तक प्रत्यक्ष और आभासी संगोष्ठियों का लगभग 12 संगोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 2016 में स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा का भारतीय साहित्य पर प्रभाव, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा पुरस्कृत राष्ट्रीय संगोष्ठी का हमने आयोजन किया था। कोरोना काल में हमारे विभाग ने बहुत बड़ा कार्य किया है। गूगल मीट, जूम एवं यूट्यूब के द्वारा आभासी कक्षाओं का तो आयोजन किया ही गया। हमारे यूट्यूब चैनल पर, जय हिंदी जय नागरी, इस चैनल पर 600 वीडियो अपलोड हैं। साथ ही साथ हमने यूट्यूब लाइव की दृष्टि से गूगल मीट और यूट्यूब के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में देवनागरी लिपि की भूमिका, हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रवासी भारतीयों का योगदान, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी भाषा का भवितव्य, विश्व भाषा हिंदी 21वीं सदी की आवश्यकता, महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा से प्रभावित हिंदी भाषी आर्यों का हैदराबाद मुक्ति संग्राम में योगदान, महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की विचारधारा का भारतीय साहित्य पर प्रभाव, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक महर्षि दयानंद सरस्वती और योगी श्री अरविंद घोष, इन 7 अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठियों का आयोजन किया और आज ये 8वीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, जिसका शीर्षक है भारतीय कला ज्ञान परंपरा में डॉक्टर आनंद केंटिश मुत्तु कुमार स्वामी का योगदान। और ये सब हमने केवल अपने महाविद्यालय की ओर से नहीं, अपितु हमने एक अनुबंध किया हुआ है। धाराशिव जिले में जितने भी हिंदी के कार्यक्रम होते हैं, उन सबको परिचालित करने वाली एक संस्था है धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव, उनके साथ हमारा अनुबंध है। साथ ही साथ यहाँ का जो प्राचीनतम महाविद्यालय है रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय, दूसरा महाविद्यालय तेरणा महाविद्यालय, इन दोनों के साथ ही हमारा सामंजस्य अनुबंध है। साथ ही साथ अंजुमन खैरुल इस्लाम पूना महाविद्यालय पुणे के साथ भी हमारा अनुबंध है और इन अनुबंधों के अंतर्गत हमने अंजुमन खैरुल इस्लाम इस संस्था के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय के साथ सामंजस्य अनुबंध के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय और साहित्य तथा मुंशी प्रेमचंद व्यक्तित्व और कृतित्व, इन 2 वेब संगोष्ठियों का आयोजन किया था। साथ ही साथ हम जानते हैं कि विद्या भारती नामक संघ परिवार की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के माध्यम से हमने एक जूम मीटिंग और गूगल यूट्यूब पर लाइव एक कार्यशाला ली थी, जिसका शीर्षक था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन। हमारे महाविद्यालय के द्वारा आयोजित इन प्रत्यक्ष और आभासी रूप में जो गोष्ठियां हुई, उनके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अनेक विद्वान उपस्थित हुए, जैसे नीलू गुप्ता विद्यालंकार कैलिफोर्निया अमेरिका से, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक ओस्लो नॉर्वे से, प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जी लाइडेन नीदरलैंड से आज वे पुनः उपस्थित हो रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर शांति मोहबीर जी मॉरिशस, डॉक्टर राजकुमारी गौतम बेल्जियम, डॉक्टर रामचंद्र पाटिल लंदन इंग्लैंड, डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी मॉरिशस, श्री रंजीत चांदवले जी न्यूजीलैंड, डॉक्टर इलिया ओस्टोन पेंक रूस, पंडित भुवन दत्त जी फिजी और प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश मिश्र जी। साथ ही साथ
भारत वर्ष के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जिनके अंतर्गत डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर राजस्थान, डॉक्टर हरि सिंह पाल दिल्ली, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव पटना, उसके उपरांत डॉक्टर PR वासुदेवन शेष चेन्नई, राजलक्ष्मी कृष्णन जी चेन्नई, सूरत सिंह ठाकुर कुल्लू हिमाचल प्रदेश, किरण हजारिका असम, सुफिया यास्मीन कोलकाता, डॉक्टर मंजुलता विद्यार्थी पुणे, डॉक्टर तेजपाल सिंह धामा दिल्ली, अपर्णा राय दिल्ली, आचार्य सोनेराव जी और विष्णु पादानंद जी, डॉक्टर इरेश स्वामी सोलापुर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, डॉक्टर महेंद्र ठाकुर दास, डॉक्टर अर्जुन चौहान, डॉक्टर मोहम्मद शाकिर शेख, डॉक्टर ललिता राठौड़, डॉक्टर जयश्री शिंदे, स्वर्गीय डॉक्टर शहाबुद्दीन शेख जी, स्वर्गीय डॉक्टर मंजुलता विद्यार्थी जी इत्यादि उपस्थित रहे। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज की संगोष्ठी में विषय प्रवर्तक के रूप में मनोरमा सिंह जी, प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडेय जी, विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जी उपस्थित हैं। मैं सबका फिर स्वागत करता हूँ। एक अन्य सूचना दे करके मैं अपने वक्त को विराम दूंगा, वह यह है कि हमारे महाविद्यालय के द्वारा जो निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, उन निबंध प्रतियोगिताओं में इस बार 23 छात्रों ने हिस्सा लिया हुआ है, जिसमें उत्तराखंड से लेकर के केरल तक और तमिलनाडु से लेकर के राजस्थान तक 23 छात्रों ने हिस्सा लिया है। अब तक हमने 13 अलग अलग राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिताएं ली थी और इसमें बहुत सारे छात्र उपस्थित हो चुके थे। उन सबका भी मैं फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वेब संगोष्ठी के विषय प्रवर्तक डॉक्टर मनोरमा सिंह जी का परिचय देने के लिए मैं तेरणा महाविद्यालय धाराशिव की हिंदी विभाग प्रमुख आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर अनघा तोड़करी जी को निमंत्रित करता हूं। अब गूगल मीट पे जाइए। गूगल मीट का पाटिल सर, हाँ, लाइव चालू है। नहीं, एरर येईल आहे सर त्याच्यात लाईव्ह मध्ये. यूट्यूब चलता है मेरे पास में। विद्वजन को शारद बना और सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की एक विषय मिनिट, गूगल मीट प्रवर्तक वरती करतो. आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मनोरमा सिंह जी मैडम। आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आपका जन्म स्थान जबलपुर मध्य प्रदेश है। आपकी हायर सेकेंडरी की शिक्षा भोपाल मध्य प्रदेश में हुई है। आपने BSc की स्नातक उपाधि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से प्राप्त की है। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि आपने हासिल की है। आपको मास्टर ऑफ फिलोसफी उपाधि भी दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश वाराणसी के पूर्वांचल विश्वविद्यालय से आपको विद्या मानव उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे प्रबंधक का विषय है मध्यकालीन काव्य। अभी आप उत्तर प्रदेश वाराणसी के निवासी हैं। आपने सन 1996 में रांची विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पद पर योगदान दिया है। जब झारखंड का बंटवारा हुआ तब नीलांबर विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। विश्वविद्यालय में अनेक पदों पर आपने सहयोग किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अध्यक्षा के रूप में आप कार्यरत रही है। अनेक वर्षों तक मंच संचालक का अवसर हुआ है। साथ ही आपने अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भाग लिया है तथा कई पत्र पत्रिकाओं में आपके शोधार्थ प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित होने वाली है। वर्तमान में आप महिला कॉलेज में प्रधानाचार्य के साथ साथ झारखंड के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वहन कर रही है। इसी विश्वविद्यालय की अनेक समितियों का कार्यभार आप संभाल रही है तथा मैं आशा करती हूँ कि आप
देते भी थोड़ा सा। नमस्कार सभी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा केलामेंचं नाही सर इकडं. अपना जो वक्तव्य है प्रारंभ करती हूँ श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए। श्री गणेशाय नमः। चूंकि मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ नाथ के प्रदेश से हूँ, इसलिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मैं अपने आप सभी को आज विश्व हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट येविटी संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव एवं धाराशिव हिंदी परिषद धाराशिव के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान कला परंपरा में डॉक्टर कैंतीस मुत्तू कुमार स्वामी का योगदान विषय पर चर्चा करने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें उपस्थित डॉक्टर विनोद कुमार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजी नगर में मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अनिका कुलकर्णी जी अध्यक्ष हिंदी विभाग, डॉक्टर केशव जी सागर जी अध्यक्ष हिंदी विभाग, रामकृष्ण महाविद्यालय धाराशिव, सभी के हमारे वरिष्ठ गुरु जी डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे जी राजनीति विज्ञान विधान महाविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश, डॉक्टर संजय वेंकटर राव अध्यक्ष हिंदी विभाग धाराशिव। विशेष अतिथि हमारे आज के प्रोफेसर मोहनराज गौतम जी नेदरलैंड सहायक आचार्य अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एवं मीडिया कर्मी तकनीकी सहायक और जो अन्य सभी है, आप सभी का मैं मनोरमा से वंदन अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज का सरांचा आहे का? विषय है हमारे आयोजन समिति ने बहुत ही चुनकर रखा है। भारतीय ज्ञान कला परंपरा में डॉक्टर आनंद कैतीस मुत्तू कुमार स्वामी का योगदान। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी डॉक्टर विनोद कुमार जी से वार्ता के दौरान उन्होंने मुझे इसमें सम्मिलित होने का एक अवसर दिया, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर का संबोधन मुझे तिब्बती संस्थान सारनाथ में सुनने को मिला, वाराणसी में। से मैं इनका व्याख्यान मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगा और मैं सर को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अब मैं प्रमुख विषय की ओर आगे आती हूँ। डॉक्टर, कृपया किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दें। डॉक्टर आनंद कैंतीस कुमार स्वामी जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनको
सभी जानते हैं और उनका दर्शन, धर्म, चित्रकला, भारतीय साहित्य, इस्लामी साहित्य, संगीत, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में वर्चस्व रहा है। इनका जन्म श्रीलंका में 22 अगस्त 1877 को हुआ। इनके पिता हिंदू तथा माता अंग्रेज थी। हिंदू और अंग्रेजियत का सामंजस्य बिठाते हुए करीब 2 वर्ष में ही पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी अंग्रेज माँ ने किया। 1900 में लंदन विश्वविद्यालय से भूविज्ञान और बॉटनी में इन्होंने बीएससी ऑनर्स किया। विदेश में शिक्षा अर्जित करने के बाद भी इनका हृदय भारतीय कला की साधना की ओर आकृष्ट होता चला गया। भारत में भ्रमण के दौरान वे स्वदेशी आंदोलन से परिचित हुए। 1906 में लंदन से ही डीएससी उपाधि प्राप्त की। उपाधि परांत वे ललित कलाओं की ओर आकृष्ट हुए तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में घूम घूम कर पुरानी मूर्तियों तथा तस्वीरों का आकलन किया, अध्ययन किया। ललित कला के प्रति उनका इतना अधिक लगाव देखकर किसी को भनक नहीं होती थी कि उनका संबंध विज्ञान से भी हो सकता है। 1910 में मुगल और राजपूत पर कलकत्ता में भाषण दिया। 1911 में लंदन और इंडिया की नींव डाली, जो आज रॉयल इंडिया एंड सीलोन सोसाइटी के नाम से प्रसिद्ध है। 1917 में बोस्टन ललित कला संग्रहालय के भारतीय विभाग के अध्यक्ष नियुक्त रहे। 1920 में डॉक्टर कुमार स्वामी ने विश्व भ्रमण किया। 1924 में न्यूयॉर्क में इंडियन कल्चर की नींव डाली, जिसके वह प्रधान भी रहे। कुमार स्वामी की कला में रुचि पुरातनपंथी या सौंदर्य शास्त्री विचारों से प्रेरित थी। उनके लिए सबसे विनम्र लोक कला और सबसे उदात्त धार्मिक रचनाएं रूप से न लेकर केवल उन्हें बनाने वालों की संवेदनशीलता की बाहरी अभिव्यक्ति थी, बल्कि उस पूरी सभ्यता की भी थी जिसमें उनका पालन पोषण हुआ। डॉक्टर कुमार स्वामी के दृष्टिकोण में कला के लिए कला और के आर्ट नोब्युनारे जैसा कुछ भी नहीं था, पर विनम्र वर्तन से लेकर मंदिर तक, हिंदू मंदिर तक पारंपरिक कला शिल्प में उनकी रुचि हमेशा इस विश्वास से संचालित होती थी कि आधुनिकता के कई अलग अलग रूपों के हमले में कुछ बेहद कीमती और महत्वपूर्ण चीजें गायब हो रही हैं। एक कला इतिहासकार के रूप में कुमार स्वामी की उपलब्धि को शायद
उनके द्वारा किए गए 3 प्रमुख कार्यों के संबंध में समझा जा सकता है। बोस्टन म्यूजिक ऑफ फाइन आर्ट्स के क्यूरेटर के रूप में उन्होंने जो विद्वतापूर्ण कार्य किया वह कला के पारंपरिक दृष्टिकोणों तथा दर्शन, धर्म और तत्व मीमांसा के साथ उनके संबंधों की गहनता एवं व्याख्या है। कुमार स्वामी ने सीलोन और भारत में बाद में एशिया के अन्य हिस्सों में भी पारंपरिक कला की सुंदरता, अखंडता और आध्यात्मिकता घनत्व की पुष्टि के माध्यम से पूर्वाग्रह को खत्म करना शुरू किया। कुमार स्वामी के विचारों में पारंपरिक कला हमेशा एक दोहरे उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। दैनिक उपयोगिता, जिसे वह वर्तमान आवश्यकताओं की संतुष्टि कहने के शौकीन थे, और उसे परंपरा से प्राप्त नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक शिक्षाओं का संरक्षण और प्रसारण जिसमें यह पुष्ट होती है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कला और शिल्प कला की बोधगम्य आधुनिक कला की तरह कम या ज्यादा अनिश्चित पहचान पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पठनीयता पर निर्भर करती है। पारंपरिक कला कलाकार की निजी दृष्टिकोण की से नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भाषा के रूप में कार्य करती है। जोसेफ कैंपबेल के अनुसार कुमार स्वामी वह विद्वान हैं जिनके कंधों पर आज तक हम खड़े हैं। मिर्सिया एलियाडे, विद्वान लेखक और मैकमिलन के धर्म विश्वकोश के प्रधान संपादक जो हैं, ने कहा है कि वे जिस कला का अनुसरण कर रहे थे उनकी पौराणिक विषय वस्तु से कुमार सामू को मोहित कर दिया। उन्हें अपनी जन्मजात सार्वभौमिक प्रतिभा से जो गुएन्नो से भिन्न दिशा में थी प्रेरित किया। वे सबसे विविध व चरित्रों वाली परंपराओं में पौराणिक प्रतिमानों को अद्भुत रूपता में देखें और प्रकट करें। कुमार स्वामी हमारे साथ अपने विविध आयामों में पवित्र कला के प्रति संवेदनशीलता साझा करते हैं। एक ऐसी कला जिसे वे हमेशा प्लेटो और उपनिषदों के ज्ञान के माध्यम से छानते हैं। कुमार स्वामी में दुनिया की सभी परंपराएं मिलती हैं। अंत में मैं अपने वक्तव्य की समाप्ति जीन वारेला करना चाहती हूँ कि दूसरों ने जीवन में धर्म और मनुष्य के काम के बारे में सच लिखा है। दूसरों ने अच्छी और स्पष्ट अंग्रेजी लिखी। दूसरों को मजाकिया अंदाज में व्याख्या करने का हुनर मिला है। दूसरों ने ईसाई धर्म की तत्व मीमांसा को समझा है और दूसरों ने हिंदू और बौद्ध धर्म के
तत्व मीमांसा को समझा है। दूसरों ने कामुक चित्रों और मूर्तियों के वास्तविक महत्व को समझा है। दूसरों ने सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता के बीच संबंधों को देखा है। दूसरों के पास स्पष्ट रूप से असीमित ज्ञान है। दूसरों ने प्रेम किया है। अन्य दयालु और उदार रहे हैं। लेकिन मैं किसी और को नहीं जानता जिसके पास ये सभी उपहार, यह सभी शक्तियां एक साथ हों। मेरा मानना है किसी अन्य जीवित लेखक ने कला और जीवन और धर्मनिष्ठा के मामलों में इतनी बुद्धिमत्ता और समझ के साथ सच्चाई नहीं लिखी हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मनोरमा सिंह जी। आपने डॉक्टर केंटेश कुमार स्वामी जी के बारे में, डॉक्टर आनंद केंटेश मुत्तु कुमार स्वामी जी के बारे में, उनके भारतीय कला एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जो दाय दिया है हम सभी को, इसलिए मैं आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मनोरमा सिंह जी, जो झारखंड से हमारे यहाँ आभासी रूप में पधारी हैं, उनका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इसके उपरांत मैं रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख केशव जी से ये विनती करता हूं कि वे अगले हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे जी का परिचय करवा दें। केशव जी उपस्थित हैं। शायद उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए मैं स्वयं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडेय जी का परिचय आपके सम्मुख कराने का प्रयास करता हूं। वैसे देखा जाए तो ब्रिजेंद्र पांडेय जी का मैं केवल 2 शब्दों में परिचय दे सकता हूं, वो है इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नायकों की बात करें, उनके अध्ययन की बात करें, तो आज जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में एक नाम प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडेय जी का है। मैंने आपसे प्रत्यक्ष वार्ता की है जब हम कर्णावती इलाहाबाद गुजरात में मिले थे। तब आपने भारतीय ज्ञान परंपरा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आपने वक्तव्य रखे थे, और तब मैंने ये थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो संवाहक व्यक्ति हैं, जो आदरणीय व्यक्ति हैं, उन सबका अगर एक कोई व्यक्ति सही मूल्यांकन अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडेय जी हैं। आप विद्यांत हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ, विश्वविद्यालय लखनऊ में राजनीति शास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। आपने स्नातक और परास्नातक स्तर पर छात्रों को 32 वर्षों तक अध्यापन किया है। आपको 32 वर्षों का अखंड अनुभव है। आपने जो शोध कार्य किया है, वह शोध कार्य आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में सार्वभौमवाद के पक्ष, इस विषय पर आपने शोध कार्य किया है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 125 से भी अधिक अकादमिक प्रपत्रों का, शोध लेखों का, शोध निबंधों का वाचन किया हुआ है।
प्रकाशन भी किया हुआ है। आपने 10 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया है। आप कुमार स्वामी फाउंडेशन लखनऊ के आजीव सदस्य, संस्थापक और सचिव हैं। आपने कुमार स्वामी फाउंडेशन के केयर सूचीबद्ध वार्षिक प्रकाशन पत्रिका तत्व सिंधु में आप सह संपादन का भी कार्य करते हैं। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली के अतिथि प्रोफेसर हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ आप भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के भी अध्येता हैं। इतना ही नहीं, आपने सैकड़ों व्याख्यान भारतीय ज्ञान प्रणाली पर दिए हुए हैं। विशेष करके तिलक जी को समर्पित एक पुस्तक जो शाह जी ने लिखी हुई थी, उस पर आपने बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। और अगर सच्ची बात मैं कह दूं तो एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हम सुनने जा रहे हैं जिनके शब्द शब्द में वेद मंत्र की शक्ति है। वे जब बोलने लग जाते हैं तो लगता है मानो सरस्वती मैया झर रही है। ऐसा लगता है मानो स्वर गंगा से गंगा धरती पर प्रकट हो रही है। और आपने अब तक जो जो कार्य किया है उस कार्य को यहाँ उल्लेखित करना, ऐसा लगता है मानो सूर्य को दिया दिखाना है, सूर्य की आरती करना है। दिए की ये हिमाकत हो नहीं सकती कि सूर्य की कोई प्रशंसा कर सके, सूर्य की कोई बात कर सके। आपने अभी अभी जो बंगलोर में व्याख्यान दिया है, आपका भी आपने मेरे व्हाट्सएप पर छात्रों के लिए, खास करके बालकों के लिए महाभारत और रामायण किस प्रकार से पढ़ाएं, इस पर जो व्याख्यान दिया है वह एक मास्टरपीस कहलाया जा सकता है। आपने विचारों की कोई पक्षधरता न लेते हुए आप पुनरुत्थान विश्वविद्यालय में भी उसी प्रकार व्याख्यान करते हैं जैसे जेएनयू में व्याख्यान करते हैं। और सही सही मायने में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आप एक इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय हैं और मैं आपसे विनम्र प्रार्थना हो कि आप अपना छात्र तेज बिखेरें। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडे जी, धन्यवाद। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है। आप अपना व्याख्यान शुरू करें। जी, माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले जिस ट्रस्ट, जिस महाविद्यालय और जिस परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आज का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज आप लोगों से संवाद करने का यह अवसर प्राप्त हुआ। मैं विनोद जी के प्रति भी हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने आज का यह व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया। कुछ समय पूर्व ही अहमदाबाद के पुनरुत्थान विद्यापीठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हम लोगों का मिलना हुआ था और संभवतः उसी संपर्क के कारण आज हम लोग आपस में बातचीत कर पा रहे हैं। जहां तक आज के विषय का प्रश्न है, हम लोग उस पर सीधे आते हैं कि भारतीय कला की क्या दृष्टि है और उसमें आनंद कुमार स्वामी का क्या योगदान है, या दूसरे शब्दों में आनंद कुमार स्वामी की दृष्टि से भारतीय कला को किस प्रकार समझा जा सकता है। मित्रों, सभ्यताओं के इतिहास में उत्थान और पतन होते रहते हैं और ये उत्थान और पतन दोनों दृष्टियों से होते हैं। भौतिक दृष्टि से भी होते हैं और वैचारिक दृष्टि से भी होते हैं। भारतवर्ष का जो पुनर्जागरण काल है, वो पुनर्जागरण काल वस्तुतः इसी वैचारिक उथल पुथल का एक काल है। आप अच्छी प्रकार इस बात को जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण की एक प्रतीक्षाया है और इसलिए यूरोपीय पुनर्जागरण के जो अभिलक्षण थे उनको भारतीय मानस के ऊपर अध्यारोपित करने से किस प्रकार की दुविधाएं और असमंजस उत्पन्न हो सकते हैं, भारतीय पुनर्जागरण इसका जीवंत प्रमाण है।
इसलिए उस पृष्ठभूमि में, जिस पृष्ठभूमि में आनंद कुमार स्वामी का महत्व है, उसको जानने के लिए हमको भारतीय पुनर्जागरण की बहुत ही सम्यक, बहुत संतुलित और बहुत गंभीर गवेषणा करने की आवश्यकता है। जिस समय इस देश की स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, तो देश को राजनीतिक स्वाधीनता प्रदान करने के साथ साथ इस देश का वैचारिक अधिष्ठान क्या होगा, इस देश की दिशा क्या होगी, इस पर बहुत सारे महापुरुषों ने एक साथ विचार किया। इसमें हम लोग महात्मा गांधी से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक, तदुपरांत उसमें हम लोग बद्री शाह से लेकर के श्री अरविंद तक, रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के बद्री शाह तक, केसी भट्टाचार्य से लेकर के और दीनदयाल उपाध्याय जी तक का एक क्रम में नाम ले सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आनंद कुमार स्वामी को भी रखते हैं। जैसा मनोरमा जी ने वक्तव्य में कहा, उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। उन्होंने न केवल आनंद कुमार स्वामी के जीवन और उनके जीवन वृत्त के ऊपर प्रकाश डाला, बल्कि उनकी विचार दृष्टि को भी बहुत ही सम्यक और बहुत ठोस शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया। भारतवर्ष के सामने उसकी पुनर्जागरण काल के परिणाम स्वरूप जो वैचारिक दुविधा और असमंजस था, उससे निकालने में अन्यान्य महापुरुषों जिनका हमने उल्लेख किया, उनके साथ साथ आनंद कुमार स्वामी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा मनोरमा जी ने बताया कि 1877 में आनंद कुमार स्वामी का जन्म हुआ। उनके पिता एक श्रीलंकन सिंहली परिवार के थे और वे स्वयं बहुत ही उद्भट विद्वान थे। उनकी माता इंग्लैंड के केंट प्रांत की थीं और इसलिए अपनी माता के अवदान का स्मरण करते हुए आनंद कुमार स्वामी अपने नाम में आनंद केंटिश कुमार स्वामी इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसा मनोरमा जी ने बताया कि आनंद कुमार स्वामी जब केवल 2 वर्ष के बालक थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी माता उनको लेकर के इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में वाइक्लिफ कॉलेज और लंदन विश्वविद्यालय में आनंद कुमार स्वामी की शिक्षा दीक्षा हुई और वहां पर जो उनके मुख्य विषय थे वो जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान थे। इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1903 में आनंद कुमार स्वामी लौट करके श्रीलंका आते हैं। 26 वर्ष की अवस्था में वो मिनरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ सिलोन के डायरेक्टर के पद पर आते हैं और अपने इस कार्य के दौरान जो उत्खनन उन्होंने किए, उस उत्खनन के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार की जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की और आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस की, जिस प्रकार के भूगर्भीय महत्व की और वानस्पतिक महत्व उसका उन्होंने बड़े पैमाने पर न केवल अन्वेषण किया बल्कि उसका विश्लेषण भी किया। आनंद कुमार स्वामी की जो आरंभिक रचनाएं हैं जो उनके भूगर्भ शास्त्रीय अन्वेषण पर आधारित हैं, वो किस प्रकार से अपने तत्वों को समाकलित करते हैं, कैसे वे उनका वर्गीकरण करते हैं और कैसे वो उनका विश्लेषण करते हैं, इससे उनके एक उर्वर वैज्ञानिक मस्तिष्क की था मिल जाती है। तदुपरांत आनंद कुमार स्वामी ने सिलोन सोशल रिफॉर्म सोसाइटी की स्थापना की और 1906 में उन्होंने सिलोन नेशनल रिव्यू नाम से एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। जैसा मनोरमा जी ने भी संकेतित किया कि आनंद कुमार स्वामी की जो अभिरुचि थी वो भूगर्भ शास्त्र से भारतीय या सिलोनिक कलाकृतियों की तरफ हुई। उत्खनन के दौरान जो उनको कलाकृतियां प्राप्त हुई, उन कलाकृतियों ने उनका ध्यान आकृष्ट किया और एक वैज्ञानिक का अन्वेषणकारी मस्तिष्क एक कला और सौंदर्य शास्त्री के भावपूर्ण हृदय में परिवर्तित होते देर नहीं लगी। ये लगभग वही समय था जिस समय इंग्लैंड में उद्योगवाद के विरुद्ध बहुत सारे विचारक आंदोलन चला रहे थे। आधुनिक उद्योगवाद की जो निर्मम दृष्टि या उसकी निर्मम शक्ल उनके सामने आ रही थी, जिस प्रकार वो दुर्लभ और अत्यंत धन्य परंपरा का हनन कर रहा था, उस उद्योगवाद के विरुद्ध इंग्लैंड में जॉन रस्किन, विलियम मॉरिस, थॉमस कार्लाइल, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू आर्नल्ड और विलियम ब्लैक जैसे विचारक उस समय आंदोलनरत थे। इन सबका भी प्रभाव आनंद कुमार स्वामी के विचारों पर पड़ा। 1909 और 10 के बीच में आनंद कुमार स्वामी ने भारतवर्ष की यात्रा की और वो कलकत्ते के प्रसिद्ध टैगोर परिवार के अतिथि रहे। आनंद कुमार स्वामी की यहाँ पर मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ अवनींद्रनाथ टैगोर से और नंदलाल बसु से होती है। नंदलाल बसु की जो कला दृष्टि थी और उस समय के जो एक दूसरे चित्रकार भारतवर्ष के थे राजा रवि वर्मा,
दोनों की कलाओं का तुलनात्मक अध्ययन आनंद कुमार स्वामी ने किया। और आनंद कुमार स्वामी इस बात को मानते हैं कि राजा रवि वर्मा की जो कला दृष्टि है उसमें वे अनुकरण को अधिक महत्व देते हैं, उसमें वो इमिटेशन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि भारतीय कला दृष्टि अनुकरण और इमिटेशन की नहीं बल्कि वो कॉन्टेम्पलेशन की या साधना की दृष्टि है। कलाकार भी अपने आप में उसी प्रकार की एक आध्यात्मिक साधना करता है जिस प्रकार की आध्यात्मिक साधना की आशा हम एक योगी से करते हैं, और उसको जिस प्रकार की अनुभव उसको अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान होते हैं उसी को वो रूपात्मक और रसात्मक रूप से अपनी कला के रूप में प्रकट करता है। ये भाव और ये दृष्टि उनको नंदलाल बसु में दिखाई दी, और इसीलिए उन्होंने भारतीय कला की जो मूल प्राण शक्ति है, उसके जो मूल अभिलक्षण है, उन अभिलक्षणों को आधुनिक कला के लक्षणों से अलग चिन्हित करना आरंभ किया। आनंद कुमार स्वामी उस समय ये चाहते थे कि जो भी मूर्तियां और चित्र उन्होंने इकट्ठे किए हैं उनको लेकर के वाराणसी के आसपास कोई भारत कला मंदिर जैसा संस्थान बने। लेकिन आप जानते हैं कि वो समय था जिस समय भारतवर्ष में स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, और इस प्रकार के किसी गंभीर कार्य के लिए उस समय अवसर नहीं था। आनंद कुमार स्वामी को इस मामले में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई, और उसी समय एक विदेशी कलाधर्मी से उनका परिचय हुआ और वो अपने सारे संग्रह को लेकर के अमेरिका के बोस्टन शहर में चले गए। बोस्टन के नेशनल म्यूजियम में उन्होंने इंडियन या एशियन आर्ट की एक गैलरी एस्टेब्लिश की। उस गैलरी में उन्होंने एशियन, मिडल यूरोपियन और ईरानियन कला की जो भी कलाकृतियां उनके पास थी उनको स्थापित किया। न केवल स्थापित किया बल्कि उसका उन्होंने वहां पर कैटेगराइजेशन किया, उसको उन्होंने क्लासिफाई किया, उसकी कैटलॉगिंग की, उनका विश्लेषण किया, उन पर शोध किया और उन पर लेख लिखा। भारतीय मध्यकालीन यूरोपीय और ईरानी कला के जो सूक्ष्म विशेषताएं थीं, जो अत्यंत महत्व की थीं, उनसे विश्व को परिचित कराने का कार्य आजन्म आनंद कुमार स्वामी करते रहे। आनंद कुमार स्वामी बोस्टन की इस भारतीय कला वीथिका के जीवन भर क्यूरेटर भी बने रहे। लेकिन बाद में 1917 से 1947 तक आनंद कुमार स्वामी की जो विशेष रुचि है वो तत्वशास्त्र में होती है। अपने जीवन के अंतिम समय में आनंद कुमार स्वामी भारतवर्ष में आना चाहते थे और हिमालय की उपत्यका में एक आश्रम स्थापित करके एक सन्यासी सा जीवन जीना चाहते थे, किंतु इसी बीच में अचानक 70 वर्ष की अवस्था में 1947 में आनंद कुमार स्वामी का देहांत हो गया। आनंद कुमार स्वामी की जो रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हम उनके विचारों को और उनकी दृष्टि को जान सकते हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार की रचनाएं हैं। उनकी कुछ रचनाएं समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित हैं, उनकी कुछ रचनाएं कला शास्त्रीय हैं और उनकी कुछ रचनाएं तत्वशास्त्रीय हैं। मुख्य रूप से जो आनंद कुमार स्वामी की समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित रचनाएं हैं उसमें हम उनके एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म को शामिल कर सकते हैं, उसमें हम उनकी ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर एसेज को शामिल कर सकते हैं, और उसमें हम उनकी रचना स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर को शामिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो उनकी कला शास्त्रीय रचनाएं हैं जिसके आधार पर एक कला समीक्षक, एक कला इतिहासकार के रूप में विश्व भर में उनकी प्रतिष्ठा बनी, एक कला समीक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बनी, उन रचनाओं में क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट, अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर, इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, इसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, जैन आर्ट, यक्षाज, विश्वकर्माज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट और आर्ट एंड स्वदेशी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हम उनकी कला दृष्टि का अवगाहन कर सकते हैं। उनकी रचना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट को जो कला प्रेमी है या जो कला के आचार्य हैं उनके लिए एक पाठ्य पुस्तक के रूप में देखा जाता है। इसी तरीके से जो उनकी तत्वशास्त्रीय रचनाएं हैं उसमें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना द डांस ऑफ शिवा है, जिसमें वो नटराज के प्रतीक के माध्यम से जो कॉस्मिक रिदमिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसके संचलन के, उसके नियामक सिद्धांत को उद्घाटित करने की चेष्टा करते हैं। इसी क्रम में उनकी फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ थॉट, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ए न्यू अप्रोच टू वेदाज, और जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है टाइम एंड एटर्निटी, जिसमें वो वस्तुतः भारतीय इतिहास दृष्टि को हमारे समक्ष रखते हैं, बहुचर्चित है। टाइम एंड एटर्निटी के आधार पर भारतीय इतिहास दृष्टि को एक पंक्ति में परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में इतिहास अनंत की लोक यात्रा है। जो हमारे यहाँ पुराणों में इतिहास की दृष्टि है, वस्तुतः आनंद कुमार स्वामी इतिहास की उसी दृष्टि को
अनंत की लोक यात्रा के रूप में अपनी इस पुस्तक में चिन्हित करते हैं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है आनंद कुमार स्वामी के बारे में वो ये है कि इन तीनों प्रकार की रचनाओं में आनंद कुमार स्वामी की एक दृष्टि, एक अंतर संबंध, एक संपूरकता और एक परस्परावलंबता ये दिखाई देती है। उनके तीनों प्रकार की रचनाओं में आपको एकात्मक सूत्रता दिखाई देगी। एक प्रकार की रचना दूसरे प्रकार की रचना से दृष्टिगत बिल्कुल भिन्न नहीं है। तीनों प्रकार की रचनाओं के बीच में एक तात्विक एकता विद्यमान है। सभी उनकी जो रचनाएं हैं वो एक दूसरे की संपूरक रचनाएं हैं और वो एक दूसरे पर परस्पर अवलंबित हैं या इंटरडिपेंडेंट हैं। तो ये जो सर्वांग पूर्णता और सर्वांगता आनंद कुमार स्वामी की रचनाओं में दिखाई देती है वो उनको एक विलक्षण तत्वशास्त्री, कला समीक्षक और समाज, आर्थिक और राजनीतिक विषयों के एक बड़े विचारक के रूप में प्रस्तुत करती है। वस्तुतः भारत बोध के जो गंभीर प्रश्न हैं उन प्रश्नों के प्रति अपनी उपेक्षा के कारण या लोकेशना के कारण जो गंभीर विषयों से हमारे निर्वचन की जो दृष्टि दूर होती चली गई, उसकी वजह से हम आनंद कुमार स्वामी को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए आनंद कुमार स्वामी पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी एक गुमनाम से नाम बने हुए हैं, जबकि भारतीय कला को, भारतीय तत्व विन्यास को और भारतीय समाज, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को जितनी गहनता के साथ, जितने विशद तरीके से आनंद कुमार स्वामी ने समझा, शायद ही ऐसा कोई विचारक 20वीं शताब्दी में रहा हो। मनोरमा जी ने अपने वक्तव्य के अंत में एरिक गिल के जिस कथन का निर्वचन किया, वो कथन इस बात का प्रमाण है कि अनेक अनेक प्रकार की विधाएं, अनेक अनेक प्रकार के प्रयास दुनिया में अनेक अनेक विचारकों ने किए हैं, लेकिन वो सभी अपने सर्वांगपूर्ण और सम्यक रूप से यदि किसी एक व्यक्ति में परिलक्षित होते हैं तो आनंद कुमार स्वामी हैं। इतने बड़े और इतने गंभीर और इतने महत्वपूर्ण विचारक को भी यदि हम अपने अकादमिक विमर्श के जगत में स्मरण नहीं करते हैं तो इसे हमारा केवल दुर्भाग्य या हमारा अकादमिक प्रमाद ही कहा जाएगा। आनंद कुमार स्वामी बहुभाषाविद हैं। लगभग 1 दर्जन शास्त्रीय भाषाओं पर उनका अधिकार है। वो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, संस्कृत, पाली, चाइनीज, इस प्रकार की बहुत सारी भाषाओं को, अरबियन और पर्शियन, इस प्रकार की बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। इन शास्त्रीय भाषाओं को न केवल वो जानते हैं बल्कि इसके साथ साथ इन भाषाओं में रचे गए वैश्विक और भारतीय साहित्य का उनको बड़ा बोध है। और इसीलिए यदि आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रोटागोरस से, हेराक्लाइटस से, प्लेटो से, सोक्रेटिस से, अरिस्टोटल से, बोथियस से, सिसरो से, सेंट ऑगस्टीन से, थॉमस एक्विनास से, मिस्टर एकहार्ट से, विलियम ब्लैक से और इस प्रकार के दूसरे विचारकों से उद्धरण देखने को मिलेंगे। साथ साथ जो अरेबियन स्कॉलर्स हैं, जो पर्शियन स्कॉलर्स हैं या जो चाइनीज स्कॉलर्स हैं, जिसमें आप लाओ त्से और कन्फ्यूशियस का नाम ले सकते हैं, उनसे भी उद्धरण आनंद कुमार स्वामी देते रहते हैं। जहां तक भारतीय विचार दृष्टि का प्रश्न है वो वैदिक ग्रंथों से यानी संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों से, आर्यों और उपनिषदों से तो अपने उदाहरण देते ही हैं। वे रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से, वे पुराणों से और जो उत्तरोत्तर अन्य प्रकार के ग्रंथ हैं जो अलग अलग विद्याओं पर हमारी परंपरा में लिखे गए, वो चाहे भारवीय भवभूति हों, वो मैयट और कैयट हों, या वो चाहे वो भर्तृहरि हों, वो चाहे आनंदवर्धन हों, या वो चाहे अभिनव गुप्त हों, इन लोगों ने जिन जिन विषयों के ऊपर अपना कार्य किया या जिन जिन विषयों को उद्घाटित करने की चेष्टा की, इन विषयों और इन विचारकों के साथ भी आनंद कुमार स्वामी का गहन संबंध है। भारतीय परंपरा की जो बौद्धों और जैनों की दृष्टि है, उनका भी आनंद कुमार स्वामी ने गहन अध्ययन किया है और इसलिए न केवल वे बहुभाषाविद हैं बल्कि पूर्वी और पश्चिमी परंपराओं के वे बहुत ही गहन अध्येता हैं। और इसीलिए उनके अध्ययन में बहुत सारे ऐसे संदर्भ और बहुत सारे ऐसे तुलनात्मक विवरण हमको प्राप्त होते हैं जो उनके अध्ययन की गंभीरता को, विशालता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और उसको देख करके हम चमत्कृत हुए बिना रह नहीं सकते। आनंद कुमार स्वामी का यह मानना है कि जो संपूर्ण जीवन है वो एक समग्र विचार दृष्टि से संचालित होता है। हमारे जीवन का जो प्रथम लक्ष्य है वो हमारे लिए आत्मबोध का प्रश्न है। उस आत्मबोध के प्रश्न के लिए ही हमारे यहाँ दर्शन और रीति की व्यवस्था है। उसी के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही व्यवस्थित तत्वशास्त्र है और इसी तत्वशास्त्र से हमारे यहाँ रीत और धर्म की व्यवस्था अनुस्यूत होती है। आज के शब्दों में कहें तो इसी धर्म का सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ संस्कृति है और इसी धर्म का हार्डवेयर हमारे यहाँ सभ्यता है।
भारतीय अर्थ में या पारंपरिक अर्थ में सभ्यता और संस्कृति को कभी भी धर्म से अलग नहीं माना गया। इसी प्रकार की हमारी वांग्मय परंपरा है, जिसका उल्लेख अभी मैंने संक्षेप में आपके सम्मुख किया। इस पूरी वांग्मय और ज्ञान परंपरा के पोषक के रूप में कुछ विशेष लक्षणों से युक्त एक भारतीय समाज है, जिसमें पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत, त्रिगुण का सिद्धांत, चातुर्वर्ण का सिद्धांत, आश्रम का सिद्धांत, पुरुषार्थ का सिद्धांत और ऋण त्रय का सिद्धांत व्याप्त है। ऐसे ही विशेष समाज की रक्षा का दायित्व एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के ऊपर है और इसी अर्थव्यवस्था का आधार भारतीय कला है। इस संपूचे प्रकल्प यानी जो हमारी वांग्मय परंपरा है, जो हमारा अधिष्ठान समाज है और उसकी जो पोषक हमारी अर्थ दृष्टि है, इसके संरक्षक के रूप में भारत में राजनीति है। भारतवर्ष में राजनीति को हमेशा एक उपकरणात्मक दृष्टि से देखा गया है, उसकी एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है और इसीलिए राजाओं के लिए निर्देश है कि वस्तुतः वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना यह राजा का प्रथम दायित्व है। उनके अन्य जितने भी दायित्व हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करना, सेना का संचालन करना, कोष का प्रबंध करना, राजदूतों की नियुक्ति करना अथवा गुप्तचरों से सलाह इत्यादि करना, वो सब कुछ इसीलिए है ताकि समाज में किसी प्रकार का आंतरिक उपद्रव या बाह्य आक्रमण ऐसे न हो जिससे कि समाज की जो आधारभूत व्यवस्था है, जिसको भारतीय परंपरा में वर्णाश्रम धर्म कहा गया, वो खंडित न हो। तो इस दृष्टि से आनंद कुमार स्वामी इन सारी चीजों को देखते हैं और इस दृष्टि से यदि आप देखिए तो भारतवर्ष में जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वो वस्तुतः मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। ये जो सिद्धांत है ये आनंद कुमार स्वामी के कला सिद्धांतों में भी सर्वत्र दिखाई देता है। आनंद कुमार स्वामी इस समूची दृष्टि को एक साथ सर्वांगपूर्ण तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आनंद कुमार स्वामी ये मानते हैं कि पुनर्जागरण काल में जिस प्रकार के वैदेशिक विचार हमारे विचार दृष्टि को आच्छादित किए हुए हैं, उन विचारों के माध्यम से न केवल भारतवर्ष की बल्कि दुनिया की किसी भी परंपरा को हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। परंपराओं को समझने के हमारे प्रत्यय बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं और इसीलिए ऐसे प्रत्ययों की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की जिनसे भारतीय अथवा मध्यकालीन यूरोपीय या ग्रीको रोमन या जो अरबिक और पर्शियन सिविलाइजेशन या चाइनीज सभ्यता है उसके अभिलक्षणों को परखा जा सके। वो मानते हैं कि जो कला है वस्तुतः वो अर्थ पोषक है। जो हमारा आर्थिक जीवन है उस आर्थिक जीवन की जो मूल प्राण शक्ति है या जो उसकी मूल संरचना है वो कला से ही उद्भाषित होती है। वो ये कहते हैं कि आर्ट इज नॉट फॉर द आर्ट से, कला केवल कला के लिए नहीं है बल्कि कला जीवन के लिए है। इसलिए जीवन के साथ कला का विशेष संबंध है। आनंद कुमार स्वामी अपनी पुस्तक आर्ट इन स्वदेशी में इस बात को विस्तार के साथ अनुस्यूत करते हैं कि कैसे हमारे घरों में जितने भी प्रयोग होने वाले सामान हैं, जो हमारे दैनंदिन जीवन में उपयोग आते हैं, उनमें से कोई भी सामान कला विहीन नहीं था। हर सामान जो है अपने आप में वो कला का एक नमूना था। वो मानते हैं कि कलाकार कोई विशेष प्रकार का व्यक्ति नहीं होता बल्कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। आर्टिस्ट इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन बट एवरी पर्सन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आर्टिस्ट। यह आनंद कुमार स्वामी की मान्यता है। कला को परिभाषित करते हुए आनंद कुमार स्वामी ये कहते हैं कि कला वस्तुतः तत्व की रूपात्मक और रसात्मक अभिव्यक्ति है। जो चीज हम सिद्धांत के स्तर पर या तत्व शास्त्र के स्तर पर समझते हैं, वस्तुतः वही जब रूप और रस के रूप में प्रकट होती है तो वही कला होती है। इसके लिए आनंद कुमार स्वामी का मानना है कि ऐसी कला को उद्भाषित करने के लिए, ऐसी कला को निर्मित करने के लिए, उसे संरक्षित, संपोषित और संप्रेषित करने के लिए हमारा परिवेश, हमारी कला सामग्री, हमारी कला निर्माण की प्रक्रिया, हमारे कलाकार लोग और कला की हमारी दृष्टि, ये सब कुछ हमारी अपनी होनी चाहिए। इसी को दूसरे अर्थों में आनंद कुमार स्वामी स्वदेशी कहते हैं। आर्ट एंड स्वदेशी नामक उनकी पुस्तक में वो स्पष्ट लिखते हैं कि स्वदेशी इज सिंसेरिटी, अर्थात अपने परिवेश के बारे में, अपनी सामग्री के बारे में, अपनी प्रक्रिया के बारे में, अपने कला विन्यास के बारे में और अपनी कला दृष्टि के बारे में हम कितने संवेदनशील हैं, हम कितने सिंसियर हैं, वस्तुतः ये हमारे लिए स्वदेशी का मानक है। वे शुक्र नीतिसार का उपयोग करते हैं कला दृष्टि को बताने के लिए और वो कहते हैं कि वस्तुतः कला का उपयोग परातत्व की अनुभूति कराने के लिए है और इसीलिए वो मानते हैं कि कला वस्तुतः 3 स्तरों पर हमारा सहयोग करती है। वो हमको आत्मपूर्णता भी प्रदान करती है, वो हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट भी करती है, वो हमारा आत्मोन्नयन भी करती है, वो हमारा सेल्फ अपलिफ्टमेंट भी करती है और वो हमारे लिए आत्म परिष्कार का
यानी सेल्फ रिफाइनमेंट का साधन भी है, जिसे दूसरी परंपराओं में कैथारसिस या आजकल हम लोग विरेचन कहते हैं। इस तरीके से कला आनंद कुमार स्वामी के लिए एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी है। वो एक व्यक्तित्वांतरण करने की विधा है, जिसके माध्यम से अपने हम व्यक्तित्व का आध्यात्मिक उन्नयन करते हैं, कला को इस रूप में देखते हैं। और इसीलिए जो पोस्ट रेनेसां कला है, जो पुनर्जागरण काल के बाद की कला है, जिसमें ललित कला और व्यावहारिक कला के बीच में एक भेद माना गया है, ऐसी उत्तर पुनर्जागरण कालीन कला के आनंद कुमार स्वामी कटु आलोचक हैं। वो मानते हैं कि कला की दृष्टि भारतवर्ष में, वो चाहे कारीगर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो अथवा विद्वान हो, सभी के कर्मों में इस प्रकार की कला दृष्टि जो है हमें दिखाई देती है। वे कहते हैं अपनी पुस्तक एसीएजी नेशनल आइडियलिज्म के प्रीफेस में, उसकी भूमिका में, कि नेशंस आर मेड नॉट बाय ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस बट बाय आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स, कि जो राष्ट्रों का निर्माण है वो कोई राजनीतिज्ञों या केवल वो जो व्यापारी वर्ग हैं, जो वणिक वर्ग हैं, उससे नहीं होता, बल्कि वो तो वस्तुतः कलाकारों और संस्कृति कर्मियों की दृष्टि से होता है। मुख्य रूप से राष्ट्र की निर्मिति में जो उसकी कला दृष्टि है, उसके महत्व को आनंद कुमार स्वामी रेखांकित करते हैं। और इसीलिए जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी मीमांसा करते हुए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि इंडस्ट्री विदाउट आर्ट इज ब्रुटैलिटी, यानी कला विहीन जो उद्योग है वो बर्बरता है। रस्किन के इस उद्धरण का वो बार बार उपयोग करते हैं। आनंद कुमार स्वामी ये मानते हैं कि कला के द्वारा आत्मबोध की सर्वांगपूर्ण साधना ही स्वदेशी है। स्वदेशी को यदि आप एक पंक्ति में परिभाषित करना चाहें आनंद कुमार स्वामी की भाषा में, तो ये कहा जाएगा कि वस्तुतः आत्मबोध की सर्वांगपूर्ण साधना जिसे हम कला के माध्यम से करते हैं, वही वस्तुतः स्वदेशी है। इस अर्थ में जिसे हमारे यहाँ कैवल्य या निर्वाण या मोक्ष कहा गया, वस्तुतः कला उस कैवल्य का साधन है। यानी दूसरे शब्दों में जिसे बद्री शाह राष्ट्र की चिति और विराट कहते हैं, बद्री शाह का यह मानना है अपने दैशिक शास्त्र में कि किसी भी राष्ट्र को उसके जन्म के समय जो अभिलक्षण प्राप्त होते हैं वो उसकी चिति है, और किसी भी राष्ट्र को के अंदर के लोग अपनी उस चिति की रक्षा के लिए जिस भाव से अपना त्याग और बलिदान करने के लिए उद्यत रहते हैं वो विराट है। जब तक किसी राष्ट्र का चिति और विराट जागृत रहता है, वो राष्ट्र उन्नयन को प्राप्त होता है, और चिति और विराट में किसी भी प्रकार का यदि कोई दोष आ जाता है तो उस राष्ट्र का अवपात होने लगता है। तो चिति और विराट के अर्थ में यदि हम आनंद कुमार स्वामी की कला दृष्टि को लें तो हम कह सकते हैं कि वस्तुतः राष्ट्र की चिति और विराट का आधार कला ही है। यदि हमारी कला अपनी है, हमारी कला दृष्टि अपनी है, हमारे कलाकार अपने हैं, हमारी कला वस्तुएं अपनी हैं, हमारी कला प्रक्रिया अपनी है और हमारा कला परिवेश अपना है, तो वस्तुतः वही हमारे लिए हमारे स्वदेशी का आधार है। इसी तरीके से वो ये भी मानते हैं कि जो स्वदेशी है वो वस्तुतः कोई आर्थिक मॉडल नहीं है या वो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, वो हमारे समूचे जीवन के विन्यास को सुनिश्चित करता है, क्योंकि स्वदेशी के स्वरूप को निर्धारित करने में कला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और कला वस्तुतः हमारे जीवन के सर्वांगपूर्ण पक्ष को स्पर्श करती है, इसलिए वो केवल कोई आर्थिक मॉडल नहीं है, कोई वो इकोनॉमिक मॉडल नहीं है, और वो कोई केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इस बात को आनंद कुमार स्वामी स्वीकार करते हैं। और इसीलिए तत्कालीन भारत में स्वाधीनता संग्राम के दौरान स्वदेशी का जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा था एक राजनीतिक नारे के रूप में, उसको लेकर के आनंद कुमार स्वामी बहुत ही सशंकित हैं। आनंद कुमार स्वामी ये मानते हैं कि संपूर्ण जीवन विधान ही वस्तुतः स्वदेशी के अंतर्गत आता है, और चूंकि स्वदेशी की साधना कला की साधना और उसके स्वरूप पर निर्भर करती है, इसलिए संपूर्ण जीवन विधान का स्वरूप क्या होगा ये कला के स्वरूप पर निर्भर करता है। वस्तुतः एक और अर्थ में कहा जाए तो भारतवर्ष में जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो वस्तुतः कला का ही उन्मीलन करने का प्रयास है। कैसे वो स्वदेशी कला की दृष्टि हमारे चित्त में उन्मीलित हो, हमारे हृदय में उन्मीलित हो, यही वस्तुतः भारतवर्ष में शिक्षा का अर्थ है। आजकल हम लोग नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। हम इसके लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं कि 36 वर्षों के बाद भारतवर्ष को एक नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई है, लेकिन बार बार ये शिक्षा नीतियों की आवश्यकता पड़ना इस बात का भी संकेत है कि हम एक बहुत गहरे नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक संकट में पड़े हुए हैं। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस। इस प्रकार की बात इसीलिए आ रही है क्योंकि हम अपनी कला दृष्टि को और उस कला दृष्टि के आधार पर चलने वाली अपनी स्वदेशी की दृष्टि को हम लोग भूल चुके हैं। दूसरे शब्दों में हम ये बात कह सकते हैं कि यदि बार बार हमको अपनी शिक्षा दृष्टि में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ रही है
तो इसका ये भी संकेत है कि हम अंदर से एक बहुत ही अशांत और एक बहुत ही दुविधाग्रस्त सभ्यता बन चुके हैं। ये जो हमारे अंदर की अशांति और दुविधा है वो बार बार इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए हमको बाध्य करती है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम अपने अस्तित्व के औचित्य को लेकर ही शंकालु बने हुए हैं कि हमारे अस्तित्व का वास्तविक औचित्य क्या है, हम इसी को तय नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए बार बार हमको अपनी शिक्षा दृष्टि को बदलने की और उस पर विचार करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसीलिए ये माना जा सकता है कि कला का जो चिति सम्मत जीवन के लिए अंतरंग महत्व है। यदि हम अपनी चिति के साथ, अपने राष्ट्रीय चरित्र के साथ, अपने राष्ट्रीय चरित्र के मूल अभिलक्षणों के साथ यदि जीना चाहते हैं तो वस्तुतः कला इस प्रकार की चिति सम्मत जीवन के लिए एक अंतरंग महत्व की वस्तु है। कला तत्व की उपेक्षा करने का मतलब आनंद कुमार स्वामी ये मानते हैं कि हमारा अपने राष्ट्र के साथ कोई प्रेम नहीं है। हमारे राष्ट्र की कला का जो विन्यास होना चाहिए, उसकी जो दृष्टि होनी चाहिए, उसकी जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके अंदर जो अंतर्निहित भाव होना चाहिए, यदि हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हमें वस्तुतः अपने राष्ट्र से ही कोई प्रेम नहीं है। इसलिए आनंद कुमार स्वामी मानते हैं कि कला की कीमत पर आधुनिक विज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा ये कोई वास्तविक स्वाधीनता का लक्षण नहीं है। दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक यदि आप भारतीय आर्थिक संरचना की गतिकी को देखें तो आपको उसमें किसी प्रकार का कोई तत्वात्मक भेद, कोई आपको किसी तरीके का कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि हम अपनी जो वास्तविक और जो नेटिव आर्ट है, जो हमारी देशज कला है, उस देशज कला का त्याग करके हम नए नए आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों को और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं। तो इसलिए आनंद कुमार स्वामी मानते हैं कि वस्तुतः यदि हम अपनी कला दृष्टि को छोड़ करके आधुनिक विज्ञान द्वारा प्राप्त चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी भी हम वास्तविक रूप से स्वाधीन नहीं हुए हैं। वास्तविक स्वाधीनता वो मानते हैं कि सम्यक कला दृष्टि से ही संभव है। इसलिए वो कला कोई जीवन का एक पक्ष नहीं है, वो कला का उनके लिए सर्वांगपूर्ण पक्ष है। हमारी वास्तविक स्वाधीनता तभी सुनिश्चित होगी जब हमारी सम्यक कला दृष्टि होगी, स्वदेशी कला दृष्टि होगी। और इसीलिए वो मानते हैं कि आइडियल इज द प्रैक्टिकल पार एक्सीलेंस। हमारे लिए आदर्श और व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए जो आइडियल है, जो आदर्श है, वो वही है जो हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट अर्थों में व्यवहारिक है। आइडियल इज द प्रैक्टिकल पार एक्सीलेंस। इसलिए वो मानते हैं कि जो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता है वो मनुष्य को कला विहीन भी बनाती है, वो मनुष्य को सौंदर्य विहीन भी बनाती है। परिणाम स्वरूप मनुष्य गौरव विहीन हो जाता है, आजीविका विहीन भी हो जाता है और स्वाभिमान विहीन भी हो जाता है। इस प्रकार के कला विहीन, सौंदर्य विहीन, गौरव विहीन, आजीविका विहीन और स्वाभिमान विहीन राष्ट्र के रहने वाले लोग कभी न तो अपना कल्याण कर सकते हैं, न वो वैश्विक कल्याण में अपना किसी प्रकार का कोई योगदान दे सकते हैं। वो मानते हैं आधुनिकता के बारे में, उसके बहुत ही कटु आलोचक हैं। वे मानते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज ए मर्डरस सिविलाइजेशन विदाउट एनी कंसाइंस एंड आइडियल्स। जो आधुनिक सभ्यता है, जो परंपरा की बुनियादी तिरस्कार पर टिकी हुई है, वो वस्तुतः एक मर्डरस सिविलाइजेशन, एक हत्यारी सभ्यता है जिसके अंदर किसी प्रकार की न तो कोई चेतना है, न कोई आदर्श है। और इसीलिए वो मानते हैं कि जो मशीनीकरण उद्योगवाद के अंतर्गत इतनी तेजी से फैल रहा है, उस मशीनीकरण का सीमांकन करने की बहुत आवश्यकता है, जिससे मनुष्य की जो कल्पनाशीलता है, उसकी जो सृजनशीलता है, उसकी जो संवेदनशीलता है, उसका जो सौंदर्य बोध है, या उसकी जो इमेजिनेटिव पावर है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी सेंसिटिविटी है और उसका जो सेंस ऑफ एस्थेटिक्स या कला बोध है, वो सुरक्षित रह सके और जिससे वो न केवल आत्मपूर्णता को प्राप्त कर सके, आत्मोन्नयन को प्राप्त कर सके, अपना आत्म परिष्कार करके अपना व्यक्तित्वांतरण कर सके और इसके लिए जो नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शर्तों को पूरा कर सके। इस अर्थ में आप देखेंगे कि आनंद कुमार स्वामी कला के बहुत बड़े उपासक हैं। कला के लक्षणों को वो हमारे सामने बहुत ही साहस के साथ चिन्हित करते हैं। जो युग और समय की धारा है, उस युग और समय की धारा की परवाह न करते हुए वे कला के महत्व को हमारे सामने रखते हैं। कला को कैसे वो हमारे जीवन के सर्वतोमुखी अभ्युदय के साथ जोड़ करके रखते हैं। और साथ साथ जो सबसे बड़ी विशेषता आनंद कुमार स्वामी के है वो ये है कि वो आधुनिक काल की जो विसंगतियां हैं, जो आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिकी है, उसके डायनामिक्स के भी अभिलक्षणों को या उनकी संगतियों और विसंगतियों को पहचानने की बहुत विलक्षण अंतर्दृष्टि रखते हैं। आनंद कुमार स्वामी न केवल
आधुनिक काल की संगतियों और विसंगतियों को पहचानने की विलक्षण अंतर्दृष्टि रखते हैं, बल्कि उनको कहने का अप्रतिम साहस भी उनके अंदर है, जो उनकी रचनाओं में हमको बारंबार दिखाई देता है। और इसलिए वो कहते हैं कि जब तक ये जो पारंपरिक सभ्यताएं हैं, विशेष रूप से भारत और सीलोन की सभ्यता, जब तक वो अपने उस पारंपरिक कला दृष्टि पर विश्वास नहीं करती, उस कला कौशल युक्त जीवन की जब तक गरिमा और गौरव बोध उसके अंदर नहीं होता, तब तक वस्तुतः न तो इन सभ्यताओं का कल्याण हो सकता है और न ही ये दुनिया की दूसरी सभ्यताओं के लिए कोई मार्ग प्रशस्त कर सकती है। क्योंकि आनंद कुमार स्वामी मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी सम्यक परंपराएं रही हैं, वो वस्तुतः एक ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, वो एक ही प्रकार की आध्यात्मिक भाषा की अलग अलग बोलियां हैं। और इस तरीके से वो ट्रांसेंडेंट यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स या ऑल ट्रेडिशंस के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। आनंद कुमार स्वामी को जानने के लिए हमें जो उनकी पुस्तकें हमने बताई, उनका तो हमको अध्ययन करना ही चाहिए। साथ साथ आनंद कुमार स्वामी के विचारों को जानने के लिए हमको फ्रेंच विचारक रेने गेनो या उसी तरीके से प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र या फ्रित्जोफ श्वान या सिमोन वील या मार्टिन लिंक्स या विटाल पेरी, इस तरीके के जो विचारक हुए हैं, जिन्होंने परंपरा के दृष्टि को हमारे सामने उद्भासित करने की चेष्टा की है, ये समझते हुए कि आधुनिक समय की क्या विसंगतियां हैं, इनका भी हमको साथ साथ अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये विचारक हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स का विषय हों, यदि ऐसा कुछ हो पाता है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आयोजन सफल माना जाएगा। जितना समय मुझे दिया गया था, संभवतः उतना समय पूर्ण हो चुका है, और इसलिए आप लोगों को इतने धैर्यपूर्वक मेरी बात को सुनने के लिए बारंबार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय ब्रजेंद्र पांडेय जी। आपने सही अर्थों में भारतीय कला एवं ज्ञान प्रणाली में डॉक्टर आनंद केंटेश कुमार स्वामी जी का जो योगदान है उसे स्पष्ट कर दिया है। यूं अगर कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के एक प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के तहत हर विश्वविद्यालय के, हर महाविद्यालय के हर अध्यापक ने अगर यह व्याख्यान अच्छी तरह से सुना तो हमें बहुत बहुत सहायता हो सकती है। और इस बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि ब्रजेंद्र जी का अपना एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पर आपको उनके सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से आप इसी प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा एवं कला परंपरा में जो तत्व हैं, उन तत्वों पर किए गए व्याख्यानों को बार बार सुन सकते हैं और अपने छात्रों को भारतीय कला और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आकर्षित करके जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसे रोक सकते हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो कुमार स्वामी जी ने भारत में रचने बसने का प्रयास किया था, परंतु यहाँ उस प्रकार का प्रतिसाद न मिलने की वजह से उन्हें बोस्टन के संग्रहालय में अपना काम करना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्दैव की बात थी। अगर वे भारत में रहते, स्वतंत्र भारत में अगर वो आकर के रहते तो शायद हमारा इतिहास कुछ और होता। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो आधुनिक ऋषि तुल्य व्यक्तित्व हो चुके हैं, जिनमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, उसी प्रकार से योगी अरविंद घोष हैं, तो उनके उपरांत एक नई सीढ़ी, नए चरण के रूप में हमें डॉक्टर आनंद केंटेश मुत्तु कुमार स्वामी जी को देखना होगा। मैं फिर से इस इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय का फिर से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हमारे नीदरलैंड से जुड़ने वाले प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कांत गौतम जी को कोई नेट की समस्या आ रही है, शायद वहाँ कुछ वो गूगल मीट खोल नहीं पा रहे हैं, कुछ तो कठिनाई आ रही है, इसलिए
हम दर्शकों के प्रति जो गूगल मीट और यूट्यूब पर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको हम खेद प्रकट करते हैं कि वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसके उपरांत हमारे महाविद्यालय में जो 13वीं राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता हुई थी, जिसका शीर्षक था कृत्रिम मेधा कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और हिंदी भाषा, इसमें हमें संपूर्ण भारतवर्ष से 23 निबंध प्राप्त हुए हैं। मैं हमारे महाविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के समन्वयक एवं रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मकरंद चौधरी सर से प्रार्थना करता हूं कि वे इन पुरस्कारों की सूची की घोषणा करें। आदरणीय धन्यवाद सर। राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता जिसका विषय था कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी के अनुरूप और हिंदी भाषा के पुरस्कारों की घोषणा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। जो सांत्वन पुरस्कार 3 हम देने जा रहे हैं, जिसका मूल्य 501 रुपए एवं ई प्रमाण पत्र है। इसमें से पहला जो है श्री सुंदर सोनी एमकॉम प्रथम वर्ष साजूराम स्मृति जाट महाविद्यालय हिसार हरियाणा, उनको जा रहा है। दूसरा पुरस्कार सुश्री भारती नारायण पारसे एमए हिंदी तृतीय सत्र ज्ञान भारती बेंगलुरु विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, इनको जा रहा है। उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तीसरी सांत्वना पुरस्कार जा रहा है सुश्री श्री लक्ष्मी के मधु यमे हिंदी द्वितीय वर्ष श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कलादी एर्नाकुलम केरल। ये तीनों का भी बहुत बहुत बधाई इन तीनों को। अब तृतीय पुरस्कार की घोषणा करने जा रहा हूं मैं। तृतीय पुरस्कार की राशि है 1001 रुपया एवं ई प्रमाण पत्र। ये पुरस्कार जा रहा है सुश्री वैष्णवी विजय पाटिल आंतरिक अभिकल्पन एवं सज्जा पदविका दयानंद महाविद्यालय लातूर महाराष्ट्र। उनका बहुत अभिनंदन। द्वितीय पुरस्कार जो जा रहा है उसकी राशि है 1501 रुपया एवं ई प्रमाण पत्र। सुश्री दीपाक्षी कुमारी बालियान यमे हिंदी प्रथम सत्र कन्या गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखंड। उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जो पहला पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार है, इसकी राशि है 2001 रुपया ई प्रमाण पत्र। ये जा रहा है श्री प्रीतम प्रदीप कुमार आर्य एमए हिंदी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपकी पुरस्कार राशि एवं ई प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर करण चौधरी जी ने अपने उत्तरदायित्व का सही क्रियान्वयन किया हुआ है। हमारे महाविद्यालय के द्वारा जो अब तक निबंध प्रतियोगिताएं हुई थी, इन निबंध प्रतियोगिताओं में संपूर्ण भारतवर्ष से अनेक छात्र उपलब्ध हुए थे। उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता करता हूं। अब तक
जो हमने अलग अलग निबंध प्रतियोगिताएं ली थी, उनका एक बार सूतोवाच मैं करता हूं और इसके उपरांत हम अध्यक्ष समापन की ओर जाएंगे। वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव के हिंदी विभाग द्वारा पुरस्कृत जो निबंध प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें रुपए 2001 की नगद राशि, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो मैं ये कह रहा था कि वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव महाराष्ट्र की ओर से हिंदी विभाग द्वारा पुरस्कृत निबंध प्रतियोगिताएं हर राष्ट्रीय हिंदी दिन अर्थात 14 सितंबर को और हर विश्व हिंदी दिन अर्थात 10 जनवरी को आयोजित की जाती है, जिसमें सर्वप्रथम पुरस्कार 2001 एवं ई प्रमाण पत्र, उसके उपरांत सर्वद्वितीय पुरस्कार रुपए 1501 एवं ई प्रमाण पत्र, तृतीय पुरस्कार 1001 रुपए एवं ई प्रमाण पत्र तथा 3 सांत्वना पुरस्कार 501 रुपए एवं ई प्रमाण पत्र। अब तक जो हमने निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की थी उनके शीर्षक इस प्रकार हैं: हैदराबाद मुक्ति संग्राम में आर्य समाज का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में मॉरिशस के रचनाकारों का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में दूरदर्शन का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में चलचित्रों का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में पत्रकारिता का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में सामाजिक माध्यमों का योगदान, हिंदी के प्रचार प्रसार में अन्य माध्यमों का योगदान, आजादी का अमृत महोत्सव और हिंदी भाषा का भवितव्य, स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा से प्रभावित हिंदी भाषी आर्यों का हैदराबाद मुक्ति संग्राम में योगदान, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिंदी का बढ़ता महत्व, महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की विचारधारा का भारतीय साहित्य पर प्रभाव। हमारी 12वीं निबंध प्रतियोगिता का विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस 13वीं निबंध प्रतियोगिता का शीर्षक था कृत्रिम मेधा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और हिंदी भाषा। सभी पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक अभिनंदन। अब तक जिन छात्रों ने, शोध छात्रों ने, स्नातकोत्तर छात्रों ने सहभाग लिया था, उन सब का अभिनंदन। अब मैं इस संगोष्ठी के वेबगोष्ठी के अंतिम चरण की ओर ले जा रहा हूं आपको। आज हमारे प्रभारी प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर अशोक रामचंद्र जी गोरे, इनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम का आप अध्यक्षीय समापन करें। आदरणीय अशोक रामचंद्र गोरे। धन्यवाद सर। तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव, वेंकटेश महाजन संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी का आयोजन महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से अत्यंत सफलतापूर्वक किया गया। हिंदी विभाग में कार्यरत प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार वाइसर, प्राध्यापक डॉक्टर
प्राध्यापक डॉक्टर संजय जोशी सर, प्राध्यापक तृप्ति सोनवणे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और इससे पहले भी 7 संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हिंदी भाषा की संपन्नता का सम्मान करना और हिंदी भाषा की और व्यापक बनाने में इस संगोष्ठी का योगदान जरूर रहेगा। भारतीय कला ज्ञान परंपरा में डॉक्टर आनंद केंटिश मुत्तु कुमार स्वामी का योगदान आज के इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोरमा सिंह ने, प्रोफेसर डॉक्टर ब्रजेंद्र पांडे जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हमें यहाँ पे किया है। इन अभ्यासकों ने अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। इस विषय में हमारे अध्ययन की रुचि बढ़ जाएगी। आप सभी का अभिनंदन और बधाई देते हुए और राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त सभी स्पर्धकों का मैं अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो सभी सहभागी सम्मिलित हुए हैं उन सभी का भी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रभारी प्राचार्य प्राध्यापक श्री अशोक रामचंद्र जी गोरे, आपने हिंदी विषय के अधिव्याख्याता न होते हुए भी, मराठी मातृभाषा होते हुए भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ अपना अध्यक्ष समापन किया हुआ है। हम सभी हिंदी विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करते हैं। इसके उपरांत मैं हिंदी हिंदी विभाग की ओर से आज की संगोष्ठी में जिन लोगों ने गूगल मीट एवं यूट्यूब के माध्यम से सहभाग लिया, उन सब का मैं हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। सर्वप्रथम तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एवटी संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के सचिव आदरणीय एडवोकेट तपस्वी पब्लिक इनके चैरिटेबल ट्रस्ट प्रकट करता हूं। संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के सचिव आदरणीय एडवोकेट प्रकट करता हूं। इनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जो हमारे पास है आदरणीय महाविद्यालय के कोषाध्यक्ष आदरणीय कमलाकर बापू पाटिल जी, इनके प्रति भी मैं शेषाद्री अन्ना डांगे अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जी के प्रति भी मैं हमारी संस्था के संस्थापक कृतज्ञता प्रकट करता हूं। महाजन जी अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय पूनम महाजन जी के प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। व्यवस्थापन समिति प्राचार्य जी की अनुपस्थिति में हमारे इस संगोष्ठी का अध्यक्ष समापन किया, ऐसे हमारे प्रभारी प्राचार्य आदरणीय दासीन है आदरणीय अध्यापक श्री अशोक रामचंद्र जी डॉक्टर अभय शाहपुर कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। जी साथ ही साथ आदरणीय जिन्होंने आज हमारे निबंध प्रतियोगिता की बापू पाटिल उद्घोषणा की, इनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हमारी संस्था के संस्था माता आदरणीय रेखाताई महाजन जी, अध्यक्षा आदरणीय पूनम महाजन जी, इनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज प्राचार्य जी की अनुपस्थिति में जिन्होंने हमारे इस संगोष्ठी का अध्यक्ष समापन किया, ऐसे हमारे प्रभारी प्राचार्य आदरणीय प्राध्यापक श्री अशोक रामचंद्र जी गोरे, इनके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही साथ जिन्होंने आज हमारे राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता की उद्घोषणा की, उनके विजेताओं की उद्घोषणा की, ऐसे हमारे
अनुजा डॉक्टर आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के एवं रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मकरंद चौधरी जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। साथ ही साथ हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय संजय वेंकटराव जोशी जी, इनके प्रति भी मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हिंदी विभाग की हमारी एक सहायिका हमारी अनुजा डॉक्टर तृप्ति सोनवने जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आज की इस वेब संगोष्ठी में जिन्होंने अभ्यागतों का परिचय करवाया, ऐसी हमारी अनुजा डॉक्टर अनघा तुरकरी जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर केशव क्षीरसागर जी, इनके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। धाराशिव हिंदी परिषद के सचिव, अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी डॉक्टर देविदास जी इंगड़े, डॉक्टर अशोक मर्ड विश्वविद्यालय पलामू झारखंड से, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। प्रमुख अतिथि जिनका मैंने बार बार उल्लेख इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय के रूप में किया है, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र पांडेय जी, जो संप्रति राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, विद्यांत हिंदू परास्नातक महाविद्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश के। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको भारतीय कला एवं ज्ञान परंपरा के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी और डॉक्टर आनंद केंटिश मुत्तु कुमार स्वामी जी के कार्य को अपने एक समीक्षात्मक दृष्टि से हमारे सम्मुख प्रकट किया। इनके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आजन्म उनके कृतज्ञता मानता रहूंगा। इसके उपरांत प्रोफेसर डॉक्टर मोहन कांत गौतम जी अब जो प्रायः वृद्ध हो चुके हैं और शायद किन्हीं कारणों से कुछ कठिनाई आई होगी उनको गूगल मीट केस में, तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करता हूं, क्योंकि वे हमारी दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी में उन्होंने प्रवासी भारतीयों के योगदान पर बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। उसकी भी लिंक मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा, आप जरूर उन्हें सुन लीजिए, ताकि ऐसे महान विद्वान जिन्होंने हिंदी ही नहीं डच भाषा में भी भारतीय संस्कृति का, भारतीय साहित्य का प्रचार प्रसार किया हुआ है, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और तकनीकी कारणों से वे सम्मिलित नहीं हो पाए, इसलिए संयोजक के रूप में आपके प्रति खेद प्रकट करता हूं और क्षमा याचना भी करता हूं। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जो इस समय प्रवास में हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत चौधरी जी, हमारे तकनीकी सहायक डॉक्टर शिवाजी खड़के सर, उनके उपरांत हमारे तकनीकी सहायकों में जिन्होंने डॉक्टर गणित विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुहास पाटिल जी, वनस्पति शास्त्र विभाग के प्राध्यापक अभय शिंदे जी, इन सभी मित्रों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। जो लोग YouTube पर सीधा प्रसारण देख नहीं पाए कि नेट की समस्या के कारण, मैं उनके प्रति क्षमा याचना करता हूं और जल्द ही ये जो रिकॉर्डेड है उसकी YouTube लिंक उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की फीडबैक लिंक इसमें हम नहीं मांग रहे हैं। जो YouTube पर देखेंगे उन सबको इन अगले 5-6 दिनों में ये प्रमाण पत्र उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। इस बात की शाश्वती मैं देता हूं। और तकनीकी कारणों से या कुछ अचानक आई हुई छोटी मोटी आपदाओं के कारण आपका थोड़ा सा रसभंग हुआ, इसलिए मैं संयोजक के नाते आप सभी के प्रति क्षमा याचना करता हूं। और आज के इस संगोष्ठी के अंत में वैदिक शांति पाठ करके हम इसका समापन करेंगे। अगर त्रुटिवश, मानव स्मृति की त्रुटिवश अगर किसी का नाम लेना मुझसे रह गया हो तो मैं उनके प्रति उनके प्रति मैं फिर से क्षमा याचना करके इसी प्रकार से आपका प्रेम और आपका
स्नेह हमें प्राप्त होता रहेगा, इस प्रकार की मैं कामना करता हूं। और वैदिक शांति पाठ के साथ आज का यह सत्र समाप्ति हो जाएगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको हृदय से जय हिंदी जय नागरी। भारतीय ज्ञान परंपरा में आप सबकी रुचि बनी रहे, इस अपेक्षा के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सबका पुनश्च धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक जण बोलले असेल बरोबर 5-10 मिनिटं बोलले ते नेदरलँडला सकाळ झाले असेल. नाही ते त्यांचा काय प्रॉब्लेम होते, त्यांनी माझं नाव सेव्ह केलेलं नाही आहे. ज्यांचं नाव सेव्ह केलेलं नाही त्यांनी पाठवलेलं लिंक ओपन होत नसतं, असा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तुमचा लॅपटॉप कोणता वेळेचा सर? ही कोणाकडे? धन्यवाद सर, अतिशय धन्यवाद सर, तुम्ही आम्हाला संधी दिली मराठीत बोलतो सर. म्हणून पुढे वाचता आपण गेलो पण इथं काय नाव टाकून ठेवायचे, नाव टाकायचे राहिले त्याकडनं. हे प्रोफेसरच आहे का? सहयोग आरावडे तिकडे घ्यायचं की पाण्याची बॉटल सर माल दिलायची काय घेऊन तपासून घ्यावं लागत. हाँ चलो अंतर्गत गुणवत्ता सुनिश्चय प्रकोष्ठ के समन्वय के में आपको हार्दिक अभिनंदन. चाय पानी का कल करेंगे, नियोजन करेंगे. वो अध्यक्ष करेंगे. अध्यक्ष कुछ भी नहीं करते, खाली बुलाते फोन करके. अध्यक्षाला काही संदेश मिळाला नाही, गौतम आजारी पडले ना सर. ह्याला कुठतरी हे बसला या रेकॉर्ड शेवटी तुम्हाला हे सांगितलं आभार प्रदर्शन तरी करा म्हणून. आभार प्रदर्शनामध्ये तुला नाव लक्षात देत म्हणलं अवघड आहे. तयारीचा माणूस आहे. आम्ही बिना तयारीच केले का? आता हे तकनिकी अडचण आहे तर मी काय करणार? तुम्ही ते मुखगत हे आहेत ना, मुखगत मी तयारी करून व्याख्या देणारा माणूस आहे. आता हे समाप्त कसं करायचं? हे कोणाचं आहे? स्टॉप स्ट्रीम. सर एसी कुठून बंद आहे? हो, एसी केलं.